हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ हैं असाद अहमद साहब, जो कि कर्नाटका गाइड स्काउट इंडिया के कर्नाटका के चेयरमैन हैं। असाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। आप बताइए कि बेसिकली पहले कि आप क्या करते हैं। मैं हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स कर्नाटका स्टेट से 2016 से इसका चेयरमैन रहा हूँ। अच्छा। फिर से अभी हमारा कंटिन्यू हुआ है, ऑथराइज हुआ है स्टेट दिल्ली हेडक्वार्टर से। जी, तो 2016 बोले असद में, तो क्या हर साल चेंज होता है क्या? नहीं, ये 3 इयर्स का एक टर्म होता है। ओके। 3 इयर्स रिन्यूअल होता है, ऑथराइजेशन होता है टीम का जी, कंटिन्यू होता है टीम स्टेट में। तो 2016 में थे और फिर 20 में। हाँ, 20 में फिर से हमारा कंटिन्यूशन है स्टेट। अच्छा। सेम जो स्टेट पिछली बार था वही स्टेट, और थोड़े मेंबर्स ऐड हुए हैं उसमें, नए मेंबर्स। तो ये जो कितने टाइप के स्काउट होते हैं हिंदुस्तान में, और गवर्नमेंट से ऑथराइज कितने? हाँ, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है। इंडिया में बहुत से एनजीओ, रजिस्टर्ड एनजीओस हैं जो सोसाइटी रजिस्टर्ड में रजिस्टर्ड होते हैं। वो भी स्काउटिंग चला सकते हैं। मगर सरकार, भारत सरकार जो केंद्र सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 स्काउट्स को परमिशन दिया है। उसमें से एक है भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और दूसरा है हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स। तो हमें भी उसमें से एक है। सिर्फ 2 ही स्काउट्स को मिनिस्ट्री ने परमिशन दिया है गवर्नमेंट से। हाँ जी। बाकी स्काउट्स जो है वो एज ए एनजीओस वो भी काम करते हैं। तो ये इसमें जो स्काउट है, हिंदुस्तान स्काउट है, इसका नेशनल जो है वो कहाँ से ऑपरेट होता है, और फिर जो स्टेट का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे चलता है, इस पर थोड़ा ब्रीफ दीजिए। हाँ, ये हमारा जो नेशनल हेडक्वार्टर्स बोलते हैं हम लोग, वो नेशनल हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में है। उसका एड्रेस है C5/19 सेक्टर 5 रोहिणी। यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड नेशनल हेडक्वार्टर है। ओके। यहाँ इसके अभी जो चेयरमैन है वो हमारे भरत अरोड़ा जी हैं। उसके अभी जो सेक्रेटरी है वो चंपक सिंह है। बाकी बहुत से अभी इसकी कमेटी है। यहाँ से ऑपरेट होता है हमारा सिस्टम, जो भी वर्क होता है वो वहाँ से ऑपरेट होता है। अब स्टेट में आएंगे तो हमारे स्टेट में जो है हमारा चीफ पैटर्न ऑनरेबल गवर्नर हैं, राज्यपाल जी हैं। इसके बाद एज पर आवर बाइलास के हिसाब से CM एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पैटर्न होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। अब फिलहाल हमारे प्रेसिडेंट जो है वो पुटाना जी हैं, वो MLC हैं प्रेजेंट, एक्स डिप्टी स्पीकर भी हैं। बाकी कई लोग बड़े बड़े स्कूल्स एजुकेशनिस्ट, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, लाइक शिवराम मेगौड़ा जी, वो भी एक्स MP हैं, रॉयल कंकॉर्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर गुलशाद अहमद हैं, FJS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं, वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स के जो डायरेक्टर हैं मंसूर अली खान, वो भी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऐसे हमारे कहीं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं इसमें, और 2 लेडीज़ कोटा भी होता है, 2 लेडीज़ हैं। बाकी अब स्टेट जो वर्किंग कमेटी आता है वो उसका चेयरमैन मैं हूँ, मेरा नाम डॉक्टर अफशद अहमद है। उसके बाद जो सेक्रेटरी आते हैं वो ज्योति यसराव बोल के हैं, वो प्रेसिडेंट अवार्डी हैं स्काउटिंग में, वो हैं। बाकी इसके चीफ कमिश्नर हैं, जो स्टेट चीफ कमिश्नर है वो सूदी सुरेश हैं, SS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के मालिक हैं। इसके जो ट्रेजरर होते हैं वो डॉक्टर श्रीकांता BB CA हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये इसके ट्रेजरर हैं। ये जो 4 जो लोग होते हैं ये मेन लोग होते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, जो डिसिप्लिनरी एक्शन जो काम होता है वो देखते हैं, और जो कैंप्स का मैनेजमेंट होता है वो देखते हैं, और फाइनेंशियल इश्यूज देखते हैं। ये चारों मिलके बाकी टीम जो बनाते हैं स्टेट की, ऑपरेशन टीम होती है। ऑपरेशन टीम के हिसाब से स्टेट में एक्टिविटीज चलते हैं। जैसे कि हम STC बोलते हैं, स्टेट ट्रेनिंग कमिश्नर, SOC बोलते हैं, स्टेट ऑर्गेनाइजिंग कमिश्नर्स। इस तरह के हम लोग वर्क डिवाइड करते हैं। उनके नीचे असिस्टेंट ट्रेनिंग कमिश्नर्स आते हैं। ऐसा एक बहुत बड़ा टीम बनता है। इसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग कमेटी बनाते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट्स वाले तालुका में करते हैं, फिर तालुका वाले ग्राम पंचायत लेवल में जाते हैं। इस तरह से हमारा टीम सब जगह में पहल के काम। तो अगर किसी से कोई मिलता है और बोलता है कि मैं हिंदुस्तान स्काउट गाइड से हूँ, तो उनके पास क्या कोई पहचान पत्र होता है? हाँ, अभी मैं इसीलिए मैंने अभी बोला कि ऑथराइज स्टेट में क्या है। मैं आपको उसका डॉक्यूमेंट भी आपके चैनल को आपको दूंगा मैं, कि अभी स्टेट में 4 लोग अपॉइंटेड हैं। वो 4 लोग का ही सिग्नेचर वैलिड रहेगा। वो 4 लोग के बगैर अगर कोई क्लेम करता है या कोई सिग्नेचर किया हुआ लेटर किसी को देता है तो वो इनवैलिड है। क्योंकि आपको क्लियरली हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में नेशनल हेडक्वार्टर जो दिल्ली में है, C5 रोहिणी में, उन्होंने क्लियरली दे दिया है कि ये 4 लोग हैं, ऑथराइज सिग्नेचरी हैं। एक चेयरमैन होते हैं, वो चेयरमैन मैं हूँ। एक सेक्रेटरी होते हैं वो ज्योति यसराव, एक ट्रेजरर होते हैं वो श्रीकांता BB, एक चीफ कमिश्नर होते हैं जो डिसिप्लिनरी कमेटी, एक्शन कमेटी के हेड भी होते हैं, और स्टेट चीफ कमिश्नर भी होते हैं, वो सूदी सुरेश हैं। तो ये 4 लोग जो है वो वैलिड सिग्नेचर रहता है। ये 4 लोग ही किसी भी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करके कोई भी काम स्टेट के अंदर ऑफिशियल काम कर सकते हैं।
तो इसमें ये जो आपका स्काउट है, इसमें क्या कोई आदमी चाहे आप लोगों को आकर मदद करने के लिए या वॉलंटरी कुछ काम करने के लिए, तो क्या आपके साथ जुड़ सकता है? हाँ, बाकायदा वो जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन का मोटो ही है कि सर्विस टू नेशन, सर्व माइंड टू रीच गार्ड, हमारा मोटो में लिखा ही है, बी प्रिपेयर्ड। ये जो चीज है सर्विस के लिए ही बना है। तो ऐसा कोई आके आपसे जुड़ेगा, हाँ, तो क्या आप उसको कोई आइडेंटिटी कार्ड देंगे? क्योंकि हो सकता है मैं जाके बोलूं कि हिंदुस्तान स्काउट से मैं जुड़ा हूं, तो अगर आके कोई बोलता है तो मैं क्या उससे कुछ पहचान पत्र, मेंबर कार्ड कुछ होता है? सही बात है, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अभी कोई भी जुड़ना है तो उसका एक प्रोसीजर है हमारे पास जी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज है, पहली जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, उसका रिकॉर्ड बहुत क्लियर होना चाहिए। उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। बाकी वो पॉलिटिशियन हो या सोशल सर्विस वाले हो या कोई कहीं डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहे हो या कोई स्टूडेंट भी हो, चलेगा। सिर्फ उनका रिकॉर्ड क्लियर होना वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद हम लोग उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं, एप्लीकेशन फिल करते हैं, उनका पूरा डिटेल्स हमारे पास होता है। उसके बाद हम लोग एक टीचर्स ट्रेनिंग कैंप्स करते हैं हम लोग। उनको स्काउटिंग के बारे में बताया जाता है, क्योंकि स्काउटिंग में आने से पहले जानना है, क्योंकि हमारे स्काउटिंग में बहुत से सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि सर्विस रिलेटेड सब्जेक्ट्स बहुत हैं, तो हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद हम लोग उनको टेम्पररी आईडी कार्ड देते हैं। अच्छा। या वो कहीं पर जाके दिखाएंगे तो हमारे विद परमिशन के साथ उनको एक लेटर देते हैं हम लोग, उसके साथ वो जाके दिखा सकते हैं। बिना कोई कुछ दिखाए अगर मैं स्काउट्स का बंदा हूँ या मैं स्काउट्स का मेंबर हूँ, अगर कोई क्लेम करता है तो वो अनऑफिशियल है। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी स्काउटिंग का नाम लेके अपना पर्सनल प्रमोशंस कर लेते हैं लोग, तो इसके लिए वो जरूरी है। नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि कभी कोई बात करे तो आदमी किसी से क्या मांग सकता है? आईडी कार्ड मांग सकते हैं, पहचान पत्र मांग सकते हैं। तो जो जुड़ा रहेगा तो उसके बाद पहचान पत्र या आईडी कार्ड रहेगा? बिल्कुल रहेगा, हमारी जितनी भी टीम है सबके पास रहेगा। तो इस चीज में आप लोग क्या क्या एक्टिविटी करते हैं? हाँ, इस चीज में जो है हमारा एक सब्जेक्ट है, एक सिलेबस ही है हमारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स वो हमें रिकॉग्निशन दिया है, और हमारा जो सोसाइटी रजिस्टर्ड न्यू दिल्ली में रजिस्टर्ड है, और एज वेल एज कर्नाटका स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी हमारा परमिशन है। तो इसके अंदर 104 सब्जेक्ट्स हैं, 104 सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि हम लोग पहले स्कूल्स में अप्रोच करते हैं, स्कूल और कॉलेजेस में अप्रोच करते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि बेसिक ट्रेनिंग फर्स्ट बच्चों को दिया जाएगा, उसमें लॉ रहेगा, प्रॉमिस रहेगा, इसका एक प्रेयर रहेगा, इस तरह से बेसिक बच्चों को सिखाया जाता है। उसके बाद जो है नोटिंग सिखाया जाता है, जो नोटिंग्स का पता होगा आपको, उसमें बहुत से चीजें बना सकते हैं बच्चे, यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्टेच बनाना, इमरजेंसीज में कैसे काम करना, किसी कोई कहीं कुछ फर्स्ट एड करना है, या रोड पे कोई हार्ट अटैक आ गया, कोई प्रॉब्लम आके गिर गए तो उनको फर्स्ट एड कैसे करना चाहिए वो। और विदाउट स्ट्रेच या किसी भी चीज से स्ट्रेच बना सकते हैं हम लोग, दो बम्बू रख के उसमें नोटिंग में सिखाया जाता है, एक कपड़ा रख के इमीडिएट टेम्पररी स्ट्रेच बना देते हैं, उस तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। और फर्स्ट एड सिखाया जाता है, और डिजास्टर मैनेजमेंट सिखाया जाता है। जो सेकेंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है हैम रेडियो, उसके बारे में ट्रेनिंग दिया जाता है, क्योंकि कहीं डिजास्टर आ गया, बरसात आ गई, तूफान आ गया, वहाँ सारे मोबाइल फोन चले जाते हैं, तब सिर्फ हैम ही काम करेगा। तो उस तरह वो ट्रेनिंग भी हमारे में है। जैसे कि नेवल ट्रेनिंग है, नेवी के बारे में, मतलब स्विमिंग करने का, वो रेस्क्यू करने का भी सिखाया जाता है। एयरफोर्स का भी हमारा पार्ट है। इस तरह से 104 सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हम ब्रीफ जाएंगे तो बच्चों को स्टेप बाय स्टेप हम लेके जाते हैं। ट्रेनर्स को क्या करते हैं, ट्रेनर्स को भी इसमें स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। पहले एक बेसिक कैंप होगा, उसके बाद एडवांस कैंप होगा, उसके बाद हम लोग HWB बोलते हैं, प्री LT बोलते हैं, LT, इस तरह से हमारे जो स्टेप्स हैं अलग अलग, तो उनको वो लेवल में लेकर जाके उनके लेवल के हिसाब से, ट्रेनिंग लेवल के हिसाब से उनको पोस्ट दिया जाता है, उनको सब्जेक्ट सिलेबस गाइड करने का परमिशन दिया जाता है। इस तरह से हमारा जो है सब्जेक्ट और सिलेबस ब्रीफ काम चलता है जी। तो जो बच्चा स्कूल में आपका ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसको क्या फायदा क्या होता है? हाँ, बच्चे को यह फायदा है कि बच्चा, पहली बात, लाइक अभी NCC, स्काउटिंग, NSS, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ इसीलिए बने हैं कि बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाए, बच्चों को फिजिकली फिट किया जाए, और फिजिकली जो बच्चा फिट रहेगा वो मेंटली भी फिट रहेगा। बच्चों का बेसिक कैंप स्टार्ट होगा फर्स्ट शुरुआत, उसके लिए एज लिमिट रखा है हमने। 3 डिविजन्स है हमारा, 3 डिविजन्स आता है बच्चों के इसमें। एक हम बोलते हैं कब बुलबुल, उसमें 5th बिलो, मतलब 1 to 4th या LKG UKG प्री नर्सरी, ये बच्चे रहते हैं। 5th एंड अबो जो बच्चे होते हैं वो स्काउट्स एंड गाइड्स बोलते हैं। जो कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं उनको रेंजर्स रोवर्स बोलते हैं। इस तरह के 3 हमारे अलग अलग ये होते हैं, इसमें डिविजन्स होते हैं। तो बच्चों को हम लोग पहले बेसिक कैंप्स में, मैंने जैसे बताया कि पहले से पहले उस तरह से वो नोटिंग्स वगैरह, टेंट पिचिंग्स वगैरह करते हैं। उसके बाद का जो होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट का आएगा, हैम रेडियो का आएगा। इस तरह से सब्जेक्ट हमारा
बढ़ता जाएगा। उसमें नेवल है, एयरविंग का है। तो मतलब कि सिलेबस ऐसा है जैसे जैसे बच्चे का एज बढ़ता है उसके हिसाब से सिलेबस चेंज होता है। तो होते होते बच्चा क्या करेगा, गवर्नर अवार्ड तक आएगा, उसका हम राज्य पुरस्कार बोलते हैं जी। उसका एग्जाम होगा, पूरा जितना बच्चा सीखा है वहां तक का एग्जाम देंगे, बच्चा एग्जाम लिखेगा, पास होगा प्रोसीजर के हिसाब से। पास होने के बाद हम लोग उसको राज्य पुरस्कार के लिए प्रिपरेशन करते हैं। गवर्नर को, ऑनरेबल गवर्नर को हम लोग प्रपोजल देते हैं, वो हमें एक डेट देते हैं, क्योंकि वो हमारे चीफ पैटर्न भी हैं और हमारे सब्जेक्ट के हिसाब से गवर्नर अवार्ड वही देते हैं, उनके हाथों से मिलता है। तो बच्चों को वो गवर्नर अवार्ड होगा। फिर उसके बाद का जो है प्रेसिडेंट अवार्ड, जो राष्ट्रपति स्काउट गाइड बोलते हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन होगा, उसमें और सब्जेक्ट आगे बढ़ जाएगा, तो एडवांस आ जाएगा और एडवांस आएगा सब्जेक्ट। तो बच्चा वहां तक भी जाके पास हो गया तो उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलेगा। अच्छा। जो बच्चा प्रेसिडेंट अवार्डी होता है उसको मेडिकल में, इंजीनियरिंग सीट्स में, कई स्टेटों में इसका बहुत ही फायदा है बच्चों को। जैसे कि मैंने सुना था कि केरला में इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में 2-2 सीट रिजर्व होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में बच्चों के लिए, स्काउट्स एंड गाइड्स में होंगे तो उनके लिए, उसके लिए कोटा होता है। तो इस तरह के जो बच्चों को फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। तो ये प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए जो एग्जाम देते हैं वो किस लेवल पे जाके? ये आफ्टर राज्य पुरस्कार के बाद का जो सिलेबस रहेगा क्लास के अनुसार, 10th और 12th और ग्रेजुएट के बाद 13 जो प्लस रहेंगे वो गवर्नर अवार्ड के लिए एलिजिबल रहेंगे। अच्छा। उसके बाद जो है वो गवर्नर अवार्ड के बाद 13 प्लस के बच्चे प्रेसिडेंट अवार्ड के प्रिपरेशन में कैंप्स में आएंगे। उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है। 13 प्लस के बाद जो गवर्नर अवार्ड हो गया, होने के बाद वो प्रेसिडेंट अवार्ड के प्रिपरेशन में आते हैं। अब बच्चे करते करते क्या है, कॉलेज लेवल तक आ जाते हैं, 16-18 भी हो जाता है, कोई कोई 20 भी हो जाता है एज। तो उसके हिसाब से बच्चा जैसे जैसे कवर करके सिलेबस कंप्लीट कर लेगा, 3 महीना मिनिमम गैप रहेगा, उसके बाद हम कैंप करते हैं। 3 महीना 6 महीने में एक बार कैंप करते हैं। तो उस कैंप के हिसाब से बच्चा बढ़ते वो लेवल तक आएगा। फिर वहाँ से एग्जाम होगा, एग्जाम लिखने के बाद हम लोग राष्ट्रपति भवन को उसका पूरा लिस्ट जो भी है, डेटा एज पर आवर नेशनल हेडक्वार्टर के गाइडलाइन के हिसाब से हम फॉरवर्ड करते हैं। वहाँ सिलेक्शन होगा, हमें एक डेट मिलेगा, वो सारे इंडिया के बच्चों को, सभी स्टेटों वालों को एक बार बुलाया जाएगा। जैसे भारत स्काउट्स के बच्चे एक बार जाएंगे, हिंदुस्तान स्काउट्स एंड गाइड्स के बच्चे एक बार जाएंगे। तो जब भी हमें डेट मिलेगा हम बच्चों को लेकर वहाँ पे जाके उनको राष्ट्रपति पुरस्कार सर्टिफिकेट दिलाते। ये प्रोसीजर रहेगा। तो ये तो रहा स्काउट की बात हो गई। ये बताइए कि इसमें जो अभी क्राइसिस चल रहा है कोविड-19 का, इसमें आप लोगों ने क्या क्या किया? हाँ, जैसे कोविड-19 का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट डे ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, हम सर्विस करना है। तो हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन का स्टार्ट किया। उसके लिए हमने ऐसी एक जगह चुनी जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल सराउंडिंग्स, जो बेंगलुरु के निमांस के सराउंडिंग बहुत से हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे। इंदिरा गांधी चिल्ड्रंस हॉस्पिटल है, राजीव गांधी जो ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल है, निमांस है, किडवाई है, बहुत से हॉस्पिटल्स हैं। वहाँ से बहुत से लोग सारे हिंदुस्तान के सभी स्टेटों से आते हैं। तो सडन से जब लॉकडाउन हुआ, उनको खाने का बहुत परेशानी हो गई, मुश्किल हो गई। ये हमारे नॉलेज में था, तो हमने डे 1 से ही फर्स्ट हॉस्पिटल से स्टार्ट किया काम। वहाँ पे एवरीडे 2 टाइम का उनको दोपहर और रात का खाना हम प्रोवाइड करते थे कुक करके जी। तो यहाँ इस तरह से हमारा जो सर्विसेज का जर्नी स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने सोचा कि सिर्फ खाना ही देंगे तो नहीं चलेगा, खाने के साथ कोई इस बीमारी के बारे में मालूमात देना है, तब जाके लोग मेंटेन करेंगे, तो अवेयरनेस होंगे, तो इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एसोसिएट हुए और सब पुलिस जो स्टेशन लिमिट होते हैं वहाँ पे जाके परमिशन लेके उनको साथ लेके उन्हीं के व्हीकल्स में पेट्रोलिंग करते थे, अवेयरनेस करते थे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करते थे। इस तरह से हमने हमारा काम स्टार्ट किया है। हाँ, कोविड-19 के लॉकडाउन के समय में जो हमने सर्विसेज किए हैं उसका मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसे कि हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया है और ब्राउनीज एंड चॉकलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ब्राउनीज एंड चॉकलेट्स हम इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करते थे कि कहीं एरियाज में हम जाते तो बच्चे वहाँ पे घूमते रहते थे, बच्चों को उतना अवेयरनेस नहीं था, और बच्चों को ऐसे ही बोलेंगे तो बच्चे नहीं मानेंगे। इसलिए हमने चॉकलेट्स, केक्स वगैरह जो ड्राई केक्स होते थे पैकिंग वाले, वो बच्चों को देके टैकल करके बच्चों को समझाते थे। आपको शैतान नजर आ जाएगा, कोरोना नजर नहीं आएगा। आप शैतान से जितना डरते उससे ज़्यादा कोरोना से डरो, ये भी एक शैतान जैसा ही, आप घर में रहो। इस तरह से हम लोग बच्चों को ब्राउनीज देते थे। जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है रेलवे स्टेशन में, बस स्टॉप्स में, जैसे मिग्रेंट्स बाहर जाने लगे उस टाइम में। मास्क और सैनिटाइजर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। सैनिटाइजर हम ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं दे पाएंगे, सैनिटाइजर बहुत डिमांड था उस समय में, तो हम जो 5 रुपये वाला साबुन आता है, 5 या 10 रुपये वाला लाइफ बॉय साबुन, एंटी बैक्टीरियल सोप्स, उस तरह के सोप्स लेके हम लोग बड़े पैमाने पे हेवी क्वांटिटी में सोप्स को डिस्ट्रीब्यूट किए। और क्लीनिंग प्रोग्राम्स हमने किया था, उसके लिए हमने हॉस्पिटल्स, बस स्टॉप्स और रेलवे स्टेशन को टारगेट किया था, क्योंकि वहीं पे बहुत ज़रूरत थी क्लीनिंग की। हमारे स्वच्छ भारत के अभियान के
अंदर हमारे जो मेंबर्स हैं सभी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं। तो अफसाद साहब, आपने पीएचडी किया है, किस लैंग्वेज में किया है? मेरा बेसिकली मैं कन्नड़ा मीडियम में ही पढ़ा हूँ, जी। बचपन से कन्नड़ा में ही हूँ। सर्विस के आधार पर हमें सर्विसेज देख के हमारा जो मैंने महाभारत रामायण इसमें बहुत इंटरेस्ट रखता था मैं। ये जो ये पढ़ के मैंने जो मेरा स्टूडेंट लाइफ था, बहुत से सर्टिफिकेट्स लिया है मैंने। तो इसी बेसिस पे जो एजुकेशन में भी मैंने बहुत से अच्छा सर्विसेज किया है। मेरे भी स्कूल्स हैं, मैं भी 3 स्कूल्स का डायरेक्टर हूँ। तो मेरे भी स्कूल्स में बहुत से ऑर्फनेज के बच्चे आते हैं, बहुत से गरीब बच्चे भी पढ़ते हैं, बहुत से फ्री में भी पढ़ते हैं, बहुत से आधे फीस में पढ़ते हैं। सरकार के आरटीई के बच्चे होते हैं, कमर्शियल पैसा दे के पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। तो इस तरह का हमारा जो सर्विसेज है बहुत एजुकेशन में चल रहा है। सो लोग ये करके मतलब रिकॉग्नाइज करके हमें डिग्री ऑनरी डॉक्टरेट भी प्रोवाइड किया गया मुझे। मेरे जो राइटिंग में लिखा था, मैंने जो किया था वो भी रेफ़र करके सब देख के मुझे डॉक्टरेट दिया गया। तो स्कूल क्या किस नाम से और कहाँ पे है बेंगलुरु में? हाँ, हमारा बेंगलुरु में होसूर रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी में हमारा हेड ब्रांच है, एमएम इंग्लिश हाई स्कूल। वहाँ से हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ 20 साल पहले जी। तो वहाँ से फिर बनीरघट्टा रोड में है बेंगलुरु पब्लिक स्कूल, जो एसओ सर्टिफाइड स्कूल है। उसके बाद फिर होली मॉम है, उसी रोड में है हमारा स्कूल। इस तरह से हमारे 4 ब्रांचेस होसूर रोड और बनीरघट्टा रोड पे चल रहे हैं अभी। एफजीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के नाम से एफजीएस एजुकेशनल ट्रस्ट के अंडर में चलते हैं। अच्छा, तो साहब इस वक्त जो हालात हैं बेंगलोर के और कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से बहुत बीमारियां फैल रही हैं, तो आखिर में बेंगलोर वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वही अब जैसे सरकार बोल रही है सोशल डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है, ये तो सब बोल रहे हैं। मास्क बहुत ज़रूरी है, एसएमएस अभी इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। जैसे कि सैनिटाइज़र है, मास्क है, सोशल डिस्टेंस, ये बहुत ज़रूरी है। इससे ज़्यादा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, हमें इसके बारे में सीरियस लेना चाहिए। मेरे हिसाब से कोरोना अगर हम लोग मेंटेन करेंगे, अच्छा सा प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, तो कोरोना कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसको हम मिटा सकते हैं। अगर मेंटेन नहीं करेंगे तो इससे बड़ी बीमारी कोई नहीं है। ये मेरा मानने का एक फियर बहुत ज़्यादा हो गया है। वही बोल रहा हूँ, वही फियर की वजह से अभी लोगों में इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है, कोरोना ज़्यादा हो रहा है, लोग ज़्यादा फियर से मर रहे हैं। तो ज़हनी तौर पे लोगों को इसका इतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना चाहिए। यस, वही बोल रहे हैं। और जो रूल्स रेगुलेशन है उसको मेंटेन करे तो काफ़ी मेंटेन करेंगे, क्योंकि अभी इंग्लिश मेडिसिन तो इसके बारे में कोई पर्टिकुलर अभी तक नहीं ऑफिशियली कोई निकला नहीं है, कोई आया नहीं है। तो होम मेडिसिन बहुत सी बेहतर है। जो घरेलू नुस्खे हैं जो अपने बड़े बताए हैं, हम उसी को करें, अपने अपने घरों में रहें, फालतू कोई बेकार में बाहर ना जाए, ज़रूरत पे जाएं, फिर घर आएंगे तो वापस जो उसको प्रिकॉशन मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना या कपड़ा चेंज करना या नहा धो के हम दूसरा काम करना, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें हैं अगर वो मेंटेन करेंगे तो कोरोना कोई बड़ी बात नहीं है, मिट जाएगी वो जल्दी से। ये मेरा मानना है। तो ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो आने के लिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया। इंडियन मीडिया बुक के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करें।